जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है एक कुंडली और 10 योग। तो एक ही कुंडली में 10 योग कैसे देखें, एक बात यानी आपकी कुंडली में देखना, या एक ही कुंडली से 10 अलग अलग बातें सीखने का अवसर। क्योंकि जनरली वीडियो कैसे बनते हैं, किसी एक योग को बताया जाता है और उसके ऊपर पूरा वीडियो होता है। लेकिन मेरा प्रयास है कि हम पूरी कुंडली लें और उसमें बहुत सारे योगों को पढ़ें तो शायद ज्यादा इजी होगा। तो इसमें बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं इस कुंडली में, लेकिन किस कारण वो उतने फलीभूत नहीं हुए, क्या वजह रही कि उनके इतने अच्छे रिजल्ट ही नहीं निकले, ये सारी बात डिटेल में समझाने की कोशिश है। तो ये एक सज्जन है जिनका जन्म 4 जनवरी 1983 सुबह 9:20 दिल्ली में हुआ है, जिनकी एक कुंडली आज डिस्कस की जाएगी। विदेश में रहते हैं, MBA पढ़े लिखे हैं, एक प्यारी सी बेटी है, अच्छा जीवन चल रहा है। तो इनकी ये कुंडली को मैं पढ़ रहा हूं। तो ये देखना है कि कैसे क्या कारण पैदा होते हैं कि बहुत अच्छे योग बन के असर नहीं करते, या जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लगन कुंडली में उतने साफ दिख नहीं रहे। तो इसी जरा से विषय को समझने का ये प्रयास है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो अब इस कुंडली पर आगे विवेचना करते हैं। इस कुंडली में बनने वाले पहले योग की बात करते हैं। तो इसका पहला योग की चर्चा मैं कर रहा हूं। ये पहला योग, उसका नाम है रुचक महायोग। आप देख पा रहे हैं कैसे बनता है कि जब केंद्र में इन 4 भावों में मकर राशि हो और उसकी डिग्री 28 डिग्री से ज्यादा ना हो, मेष राशि हो जो मंगल की स्वराशि है, वृश्चिक राशि हो और ये सब केंद्र में हो, तो रुचक महायोग बनता है। यानी मंगल यहां अपनी उच्च राशि में, ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको अलग निकाल के रख दिया है। तो ये रुचक महायोग बना, 28 डिग्री से कम है, इसलिए कंफर्म रुचक या महायोग यहां बन गया। तो अगर मेष राशि में भी होता, वृश्चिक में भी होता, जैसे बाई चांस यहां भी मंगल होता और ये वृश्चिक राशि अगर इन 4 भाव में होती इसमें, तो ये कंडीशन लागू होती और केंद्र तो रुचक महायोग बना। ये 5 महायोगों में बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, और यहां तो कंफर्म ये बन ही रहा है जो आपने देख लिया। तो आमतौर पर इसमें मंगल मतलब वॉरियर, योद्धा, पुलिस ऑफिसर, कदकाठी, आमतौर पर बहुत लंबे चौड़े लोग समझे जाते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर या फौजी होते हैं। उनके पास उनकी आमदनी, उनका कंट्रोल, उनका नेतृत्व करने की सामर्थ्य बहुत अच्छी समझी जाती है। और एक विशेष बात होती है कि हर उस तरीके से जिसे ब्याज, कमीशन, मीडिएशन से भी पैसा कमाने की बहुत अच्छी सामर्थ्य उनमें समझी जाती है। तो इनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से ये पहला महायोग बना, जिसका नाम है रुचक महायोग। कैसे बनता है और क्या प्रभाव, मैंने आपको बताया। राजयोग का नाम है शशक महायोग। शशक, अच्छा ये कब बनता है, जब शनि अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशियां केंद्र में हो तो बनता है। यानी शनि यहां हो और उसकी डिग्रियां 20 डिग्री तक हो, इससे ज्यादा ना हो तो भी बनेगा। ये रहा, ये बना। वो इस राशि में होता, डिग्री कितनी भी होती, इस राशि में होता, डिग्रियां कितनी भी होती, तो ये राजयोग बन जाता। शर्त है कि इनको इन 4 भावों में होना चाहिए था। तो शशक महायोग अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशियों में हो, केंद्र में हो, तो ये भी 5 बड़े महायोगों में से एक है। तो बहुत बड़ा योग है। अब इसके अर्थ आमतौर पर ये होते हैं कि जब उनके पास नौकर, चाकर, मकान, वाहन आदि के बहुत जबरदस्त सुख होते हैं, बहुत अधिक पैसा कमाते हैं, बहुत वैभव मिलता है उनको, लेकिन अंतर मन में क्योंकि शनि का राजयोग है, थोड़ा लालच, थोड़ा ग्रीड, थोड़ा सा दूसरे का पैसा हड़पना, दूसरे को दुख देकर के पैसा कमाना, दूसरे से थोड़ा छीनने की प्रवृत्ति भी होती है। तो थोड़े से आक्रामक यानी डबल फेस होता है इसमें। यश और वैभव तो बहुत चाहते हैं और उसको बनाए रखने के लिए, कमाने के लिए कोई भी परिस्थिति लागू कर सकते हैं। तो ये भी एक इनकी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है।
अब एक तीसरे राजयोग की बात करते हैं, उसका नाम है काहल योग। अब ये भी बहुत जबरदस्त राजयोग है। कब बनता है? जब चौथा भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, यानी इस भाव का स्वामी इस भाव का, यहाँ मेष राशि है तो मंगल स्वामी हुआ, यहाँ कन्या राशि है तो स्वामी हुआ बुध। अगर ये दोनों एक साथ हों तो ये रहे एक साथ, और लग्नेश बलवान हो, ये कोई भी योग तब तक काम नहीं करते जब तक लग्न का स्वामी बहुत बलवान ना हो। अब यहां तो लग्न का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो इस योग का नाम है काहल योग। फिर से समझ लें, केंद्र और एक त्रिकोण, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो या केंद्र में हो या एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालें और लग्न बहुत बलवान हो, तो इस योग का नाम है काहल योग। अब इस काहल योग का क्या अर्थ होता है कि बहुत ही जुनूनी, बहुत जिद्दी, बहुत जबरदस्त भाग्यशाली, आमतौर पर बहुत धनी, भाग्य की बड़ी कृपा उन पर होती है, बहुत ही समृद्ध जिंदगी जीने वाले होते हैं, किसी प्रधान पद पर होते हैं, जैसे ऑफिस में हेड है या पंचायत में हेड है या किसी भी जहां भी होते हैं, आमतौर पर सबसे ऊंचे पद पर उनको पोजीशंस मिलती हैं। तो ये बहुत अधिक तरक्की करने वाले, बहुत ऊंचा स्टेटस, बहुत ही शानो शौकों से जीने वाले आदमी होते हैं। तो ये काहल योग का असर होता है। अब एक चौथे योग पर चर्चा करते हैं, उसका नाम है शुक्र मंगल योग। शुक्र मंगल योग क्या प्रभाव दिखाता है? शुक्र और मंगल एक साथ, अगर ये एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं चरित्र में कुछ गड़बड़ देखना आ सकती है। शुक्र प्रेम का या जीवन के सुख को पाने का, और मंगल किसी की परवाह नहीं करने का स्वामी है। अब ये इतना सहज नहीं है, दो अलग तरीके हैं इसको देखे जाने के। शुक्र मंगल के साथ है या मंगल शुक्र के साथ है। यहां पर मंगल की स्थिति अच्छी है कि वो एक केंद्र का स्वामी है, अपनी उच्च राशि में बहुत बलवान है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, वो एक केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है। ये छोटे छोटे योग हैं जो मैं बता रहा हूं, 10 बड़े योग से अलग। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी अगर केंद्र में हो और लग्न का स्वामी बलवान हो तो भी एक राजयोग बनता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। खैर, अपने राजयोग पर आते हैं। अगर शुक्र वीक होता है और मंगल बहुत बलवान होगा तो मंगल शुक्र जो कहेंगे, ऐसा आदमी जीवन में पहले बहुत तरक्की करेगा, बहुत धन कमाएगा, बहुत सिद्धांतवादी होगा, बाद में कुछ चारित्रिक शरारतें कर सकता है, बहुत बाद में। लेकिन अगर शुक्र ज्यादा बलवान होता है तो क्या स्थिति होती है कि वो पहले गड़बड़ियां कर लेता है, यानी यंग होते ही, जवान होते ही उसमें इस तरीके के विचार, प्रेम इत्यादि की बुराइयां कह लीजिए आना शुरू होती हैं, जिससे चारित्रिक विचार में कह रहा हूं, और बाद में वो धीरे धीरे उससे समझ आता है कि ये सब चीजें गलत है। लेकिन यहाँ शुक्र भी बहुत बलवान है, मंगल भी बहुत बलवान है, थोड़ा बहुत मंगल का प्रभाव ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि थोड़ी बहुत चंचल प्रवृत्ति, चंचल चरित्र ये जरूर रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का आप अफेयर कह लीजिए, शरारतें कह लीजिए, होनी चाहिए। ये धनी होने की भी जबरदस्त गारंटी है, क्योंकि आप पे बहुत धन है तब आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे। तो अपने आप में इस योग का नाम है शुक्र मंगल योग। 5वें योग पर विचार करते हैं। इसमें एक जबरदस्त योग बन रहा है जिसे हम कहते हैं परिवर्तन योग, भाव परिवर्तन योग। इसमें भाव भी लिखा जाना चाहिए था, भाव। तो भाव परिवर्तन योग कैसे बन रहा है? इस राशि को देखिए, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, मकर का स्वामी है शनि। तो इस भाव का स्वामी यहां चला गया, इस भाव का स्वामी यहां चला गया। ये जबरदस्त अच्छा भाव परिवर्तन है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर एक दूसरे के भावों में जाते हैं, भाव परिवर्तन करते हैं, तो अत्यधिक शुभ फल देते हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले और लग्न को। और याद रखिए, हर एक योग में लग्न का बलवान होना आवश्यक है, और लग्न तो अपनी उच्च राशि में राजयोग बना रही है, तो जबरदस्त अच्छा योग है। यानी इस हद तक इसे हम भाग्य की अच्छी स्थिति कहते हैं कि जैसा चाहते हैं, जो प्लान कर लेते हैं, जिस तरीके की प्रयास करते हैं, हर चीज का रिजल्ट निकाल देते हैं। इस योग का एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं धर्म कर्म अधिकारी योग। इसे भी बताऊंगा अभी आगे, इसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी एक जबरदस्त अच्छा परिवर्तन योग जो मैंने आपको देखा है,
जो दशम भाव का स्वामी है लगन में, लगन का स्वामी दशम में, एक दूसरे के साथ ये योग बना है। अब बात आती है छठे योग की, उसका नाम है शंख योग। अभी शंख योग कब बनता है? जब पांचवें भाव का स्वामी यहां पर बना शुक्र और छठे भाव का स्वामी ये बना बुध, ये परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो, एक दूसरे की राशि में हो या एक साथ केंद्र में हो और लगन का स्वामी बलवान हो, तो इस योग का नाम है शंख योग। ये भी बहुत शानदार योग है। इसमें बहुत आनंद से जीवन जीना, अपने ज्ञान का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करना, यानी इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, सलाह बहुत अच्छी देते हैं, जीवन साथी के साथ भी उनका तालमेल, बच्चों के साथ उनका तालमेल, बड़ा घर बनाने का, बहुत आनंद से रहने का और नॉलेज और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करने का बहुत जबरदस्त योग समझा जाता है। तो ये भी अत्यधिक अच्छा योग हो गया। तो 6 योग अभी तक हमने पढ़े जो बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। 7वां योग का नाम है धर्म कर्म अधिकारी योग। ये कब बनता है? जब दशम भाव का स्वामी लगन में, लगन का स्वामी दशम में, या ये दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो या एक साथ एक ही केंद्र में हो, तीनों कंडीशन हो सकती हैं, या एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि योग बना रहे हैं और शर्त है कि लगन बहुत बलवान होनी चाहिए। तो धर्म कर्म अधिकारी योग, अर्थ कि जैसा चाहते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, जिस तरीके की इच्छाएं होती हैं वैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमेशा हेड होते हैं, सरपंच, ऊंचे पद पे बैठने वाले, प्रधान, प्रधानाचार्य इत्यादि इत्यादि, तो उनके पास किसी भी काम को करने की फाइनल अथॉरिटी होती है। जैसे जज साहब जो कह दिया वो फाइनल है और उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। तो ये भी एक जबरदस्त ताकतवर योग है। अभी एक ही कुंडली में 7 महीने जबरदस्त योग होता है। एक अलग से एक योग बता देता हूं, वो ये कि अगर लगन और भाग्य का स्वामी भी एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हो, यह बुध है वो, देखिए ये अलग से एक योग है जो मैं बता रहा हूं आपको। बुध और लगन का स्वामी है शनि। ये परस्पर एक दूसरे से, यानी अगर हम बुध को लेते हैं तो बुध भी यहां है, तो बुध और शनि जो इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है। परस्पर का मतलब है बुध से शनि केंद्र में, शनि से बुध केंद्र में है, और लगन बहुत बलवान हो जो कि है। तो ये भी अत्यधिक धार्मिक होने का, और इसे भी धर्म कर्माधिकारी योग कहते हैं। दोनों का नाम लगभग एक जैसा है। इसका प्रभाव होता है कि अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर की जबरदस्त कृपा उन पर होती है। वो कुछ भी सोचें, जैसा चाहें, जितना चाहें, आनंद, भाग्य की कृपा, पिता का आशीर्वाद और कृपा, उनके साथ रहने का सुख इन्हें प्राप्त होता है। तो इतने आनंद वाली कुंडली हुई कि जिसमें अब तक मैंने वैसे तो अब तक 9 योग पढ़ दिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं 7 ही लेकर चलता हूं। अब देखना यह है कि वास्तविक स्थिति तो ऐसी है नहीं, कहां गड़बड़ हुई ये समझते हैं। जो सबसे टर्निंग पॉइंट है इस पूरी कुंडली का, एक चीज पे ध्यान देते हैं। इनकी चंद्र कुंडली 5 नंबर सूर्य लग्न की आती है, ये देव कुंडली कहलाती है। इनकी सूर्य कुंडली 9 नंबर, ये देखिए, और इसका स्वामी है गुरु, ये भी देव ग्रह कहलाता है। और ये लाइन खींच देता हूं। अब इनकी लगन है मकर, ये है शनि, और ये असुर आता है। तो जब भी कुंडली में 2 लग्न, कुल 3 लग्न है जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, 2 लग्न आपस में मित्र हों, एक अकेली रह जाए जो इनसे अलग हो, तो ऐसी सूरत में नियम ये कहता है कि आप चंद्र कुंडली को प्रधान मान के चलो। प्रभाव पूरा जीवन चंद्र कुंडली का आएगा। तो चंद्र कुंडली क्या बनेगी, ये रही। अब वापस हम एक एक करके उन योगों की चर्चा करते हैं जो जबरदस्त योग हमने इनकी कुंडली में पढ़े। तो पहला पढ़ा था रुचक महायोग, अब बनता ही नहीं है क्योंकि मंगल तब छठे घर आ गया और केंद्र से बाहर निकलते ही रुचक महायोग नहीं आए। तो वो जो पुलिस ऑफिसर होने, बहुत बड़े अधिकारी बनने या बहुत ही अत्यधिक धनी होने का जो योग था, यहां जरा गड़बड़ कर गया।
तो रोचक योग यहाँ पे प्रभावहीन हुआ। अच्छा, शशक महायोग हमने दूसरा पढ़ा था। अब शशक योग की स्थिति थी कि फिर केंद्र के अंदर उसे आना चाहिए। अब शशक योग भी उतना बलशाली नहीं रहा, वो भी अपना प्रभाव नहीं देगा। ये दूसरे नंबर पे पढ़ा था मैंने। तीसरा था काहल योग। काहल योग हमने कैसे देखा था कि जब इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी केंद्र में हो और बहुत अच्छा हो, लेकिन अब इन दो भावों के स्वामी तो मंगल है और वो छठे घर में चले गए, तो काहल योग भी यहाँ पे प्रभावहीन माना जाएगा। 3 बड़े राजयोग जो पढ़े थे। चौथा पढ़ा था शुक्र मंगल योग। ये तो अभी भी लागू है, लेकिन पहले शुक्र मंगल योग लगन में बन रहा था, ठीक है, लेकिन लगन में प्रभाव अलग किस्म से आने वाला था, अब छठे में बनता है। तो इसमें लगभग 99% चांस है कि वो कोई चारित्रिक हानि नहीं करते, क्योंकि मंगल यहाँ अत्यधिक बलवान होता है और शुक्र यहाँ पे थोड़ा वीक होता है। तो ऐसी गलतियां 99% चांस है कि चरित्र के हनन की, चंचल चरित्र होने की संभावनाएं आएंगी। तो लगातार इतने 4 योग यहाँ पे फेल हो गए। अच्छा, परिवर्तन योग की बात करते हैं। देखिए, परिवर्तन योग तो फिर भी रहेगा, क्योंकि शुक्र और शनि ने अपनी राशियां बदली हैं। शुक्र ये रहा, शनि ये रहा, लेकिन अब ये जो परिवर्तन योग यहां बनता था तो बहुत ही ताकतवर था, यहां बना तो ये ज्यादा ताकतवर नहीं रहा। अर्थ ये निकला कि जो कुछ भी करेंगे अपने सेल्फ एफर्ट्स, और वो भी बहुत अच्छा नहीं, जो कुछ भी मिलेगा अपनी सामर्थ्य से मिलेगा, अपने प्रयासों से मिलेगा। पेरेंटल इफेक्ट की संपत्ति लगभग नहीं मिलेगी या उसका कोई सुख नहीं होगा। तो योग तो है, लेकिन उसके प्रभाव अब उतने अच्छे नहीं रहे। शंख योग की बात करते हैं। छठे नंबर पे पढ़ा था मैंने शंख योग। अब शंख योग था कि जब इस भाव और इस भाव के स्वामी परस्पर केंद्र में हो, लेकिन अब इस भाव का स्वामी गुरु, इस भाव का स्वामी ये परस्पर केंद्र में नहीं है, तो शंख योग भी अब प्रभावहीन लगभग हो गया, उतना प्रभाव आएगा ही नहीं जितना हम मान के चल रहे हैं। तो अब मेन मुद्दे की बात क्या होगी, तो जो 6 बड़े राजयोग हमने पढ़े वो तो यहां लागू ही नहीं हो रहे। 7वां योग था धर्म कर्म अधिकारी योग, लगन का स्वामी और इसका स्वामी। अब ये लगन का स्वामी सूर्य, इसका स्वामी शुक्र, दोनों ही कमजोर हालत में हैं, तो यहाँ पे ये योग भी लागू नहीं होता। तो अब तक बने हुए 7 राजयोग जो मैंने पढ़े थे वो सब एक अकेली कंडीशन से वास्तव प्रभाव दे ही नहीं रहे, जो प्रैक्टिकली जिंदगी को देखने से भी समझ में आता है। तो ये सबसे, जो 8वां पॉइंट मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये सबसे ताकतवर पॉइंट है जिसे आमतौर पर ध्यान में रखा नहीं जाता और भूल चूक हो जाती है। तो ये एक स्थिति हो गई। चलिए अब अगला एक और योग पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्र कुंडली प्रभावी है, तो हमने चंद्र कुंडली को रखा। योग कहता है कि पंचम भाव में पापी ग्रह हो एक से ज्यादा, और पापी ग्रह की दृष्टि हो, और इस भाव का स्वामी अपने से 12वीं यानी कमजोर हालत में चला जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक ये पहला नियम हो गया, यानी 5वें भाव में पापी ग्रह, 5वें भाव पे राहु की कुदृष्टि, और पंचमेश अपने से 6ठे 8वें 12वीं, पहला। दूसरा तरीका इसको पढ़ने का ये है कि लगन का स्वामी 5वें में हो, 5वें के स्वामी की स्थिति इससे कुछ खराब हो और पापी ग्रह से दृष्टि हो, बात एक ही है घुमा फिरा के। ऐसी परिस्थिति में अल्प संतान योग माना जाता है, यानी एक तो सूर्य के कारण संतान कम होती है, एक बात, और राहु और सूर्य केतु इन सबके प्रभाव के कारण अल्प संतान योग का अर्थ होगा एक बच्चा, बहुत हद हुई तो 2, जनरली एक, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी पुत्र नहीं होता। तो इनको सिर्फ एक प्यारी सी बेटी है, अब लगभग 8-9 साल की या 10 साल की शायद हो गई, तो ये योग भी यहाँ पूरी तरह प्रैक्टिकली लागू हो रहा है। अब एक चीज आ जाती है कि जिसे हम कह सकते हैं 10वां योग क्या होना चाहिए था। तो 10वें योग की स्थिति को लेने के लिए एक और तरीका है कि मेन कुंडली, जब हम जन्म कुंडली जब तक देख रहे थे तो स्थितियां ये आती थी कि इस भाव का स्वामी जो सुख भाव का स्वामी है, यहां मंगल था और वो मंगल इस घर में बैठा था, तो यहां बैठ के मंगल पूर्ण दृष्टि से यहां देख रहा था, यानी माता पिता के साथ तालमेल, उनके साथ रहने का सुख, उनके बनाए हुए मकान वाहन इत्यादियों का जबरदस्त सुख बनता था। लेकिन अब क्या है, वास्तविक स्थिति है कि इस भाव का स्वामी मंगल तो यहां चला गया, तो ये तो घर से दूर हो गया, अपने घर में रहने का योग नहीं, घर से दूर रहने का,
तो ये लगभग 8 साल से विदेश में रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, संपन्न हैं, आर्थिक तौर पर कोई इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन इतने संपन्न नहीं है जितने कि बड़े बड़े राजयोग इनकी कुंडली में बनते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, MBA किया है इन्होंने और बड़ा अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो ये एक चीज हो जाती है। ये अब अगर वापस आप जन्म कुंडली पे ध्यान दोगे तो जन्म कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी था चंद्र, मैं दिखाता हूं आपको। मैं ये बता रहा था कि जो 7वें भाव का स्वामी है चंद्र, वो 8वें घर में, ये तो पत्नी के सुखों की जबरदस्त कमी का तरफ अंदाजा देता है। इस संभावना से भी इनकार नहीं कि विवाह ही ना हो, पर इनका तो अपनी पत्नी से तालमेल बहुत अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव वाइफ है, बहुत अच्छे से तालमेल करती हैं, बहुत अच्छी इनकी आपस में व्यवहार कुशलता है। तो ये जन्म कुंडली में जो खराब योग लागू था, जिसकी बड़ी चिंता थी, वो लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि चंद्र कुंडली देखेंगे तो इस भाव का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि में, और शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है। यानी जब लग्न और सत्ता में एक दूसरे को किसी भी रूप में प्रभावित करें तो आपसी सामंजस्य उनके बहुत अच्छे समझे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मैंने आपको 10 अलग अलग योग पढ़े। उन 10 योगों में विशेष बात ये थी कि जो पहले 7 योग पढ़े मैंने, वो दिखते तो हैं पर वो प्रभावी नहीं करते कुछ भी। क्यों नहीं करते, इस 8वें पॉइंट में ये बात समझाई। और 9वां पॉइंट था संतान वाला, जो मैंने आपको बयान करा। 10वां पॉइंट था पत्नी के सुख वाला, जो जन्म कुंडली मेन में नहीं दिखता पर चंद्र कुंडली में बहुत है, जो वास्तव में है। तो इस तरह से इस कुंडली के 10 योग मैंने आपको डिटेल में समझाए। मुझे उम्मीद है आपने थोड़ा भी ध्यान से इसे देखा होगा और विशेष रूप से 8वें पॉइंट पे अगर ध्यान दिया होगा जो मैंने पढ़ा था, तो आपको बहुत कुछ सीखने को या नए सिरे से कुछ चीज देखने का मौका मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इस पर अच्छे लाइक्स और व्यूज आएंगे, तो इस तरीके की और वीडियो बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।